हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज जो है पॉलिटी की यहाँ पे चौथी क्लास होने वाली है। इससे पहले यहाँ पे 3 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हमने पहली क्लास में देखा था कि यहाँ पे जो कंपनी थी, जो ब्रिटिश कंपनी थी, उसके द्वारा चलाए गए जो अधिनियम थे वो हमने देखे थे। और उसके स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात जो ताज के अधीन जो यहाँ पे अधिनियम चलाए गए थे वो हमने दूसरी वीडियो में देखा था। और इसके अतिरिक्त हमने तीसरी क्लास में देखा था यहाँ पे जो हमारा संविधान है वर्तमान में, उसका जो निर्माण हुआ था किस तरीके से हुआ था, किन किन प्रक्रियाओं द्वारा वो यहाँ पे गुजरा था और किस तरीके से उसका गठन किया गया था। तो इसी को आगे लेते हुए आज हम देखेंगे यहाँ पे चौथी क्लास में जो हमारा संविधान है उसकी प्रमुख विशेषता है। इसकी विशेषताएं इसलिए भी देखना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इनकी विशेषताएं हमें पता नहीं होंगी कि इसकी क्या क्या विशेषता हैं तो आगे चलकर हमें प्रॉब्लम होने वाली है कि संविधान को समझने में और उसको यहाँ पे पेपर किस तरीके से पूछा जाता है और किस तरीके से नहीं पूछा जाता, वो समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों। इसमें सबसे पहला जो विशेषता है ये है कि सबसे बड़ा लिखित जो संविधान है वो भारत का यहाँ पे संविधान है। अगर संविधान की बात की जाए तो ये दो प्रकार से होता है, या तो लिखित हो सकता है या फिर अलिखित हो सकता है। जो हमारा संविधान है वो लिखित रूप में है, जो कि हमारा जो अमेरिका है वहाँ से लिया गया है कि यहाँ पर हम जो अमेरिका का संविधान है वो लिखित रूप में है, और जो अलिखित संविधान है वो ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित रूप में है। इसके अतिरिक्त बात करें तो हमारा जो मूल संविधान था उसमें क्या क्या यहाँ पे विशेषताएं थी उसमें देखना। उसमें हमारी एक प्रस्तावना थी जो कि 13 दिसंबर 1946 इस दिन यहाँ पे पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और 22 जनवरी 1947 इस दिन ये यहाँ पे स्वीकार किया गया था। यानी इस दिन जो प्रस्तावना थी वो यहाँ पे पेश की गई और इस दिन जो है यहाँ पे ये स्वीकार किया गया। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा प्रस्तावना थी यानी उद्देश्य प्रस्ताव था वो किस दिन यहाँ पे पेश किया गया था या फिर किस दिन यहाँ पे स्वीकृत किया गया था। दोनों बातों में आपने यहाँ पे अंतर समझना है। आगे बात करते हैं। जो मूल संविधान था उसमें हमारे 395 अनुच्छेद है, वर्तमान में भी 395 ही हैं। और भागों की बात करें तो यहाँ पे मूल जो संविधान था वहाँ पर 22 भाग ही थे, और अनुसूचियों की बात करें तो मूल रूप से वहाँ पे 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अगर अनुसूचियों की बात करें तो यहाँ पे वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल रूप से 8 थी तो 8 यहाँ पे बढ़ चुकी हैं। कौन कौन सी वो 4 अनुसूचियाँ यहाँ पे बढ़ी हैं वो आगे चलकर हम इसमें बात करेंगे कि किस किस अनुसूची में क्या क्या यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है यहाँ पे जो संविधान है हमारा उसका विस्तृत होने का कारण क्या है। सबसे मुख्य जो कारण है यहाँ पे वो हमारा भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है, जिस कारण यह जो संविधान है विस्तृत किया गया है। क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में अनुसूचित जाति जनजातियाँ पाई जाती है, उनके लिए कुछ प्रावधान है, या फिर कुछ क्षेत्रों में यहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय पाए जाते हैं उनके लिए कुछ प्रावधान है, और कुछ जो मुख्य रूप से यहाँ पे कश्मीरी जो होते हैं कश्मीरी क्षेत्र है वहाँ के लिए कुछ अन्य प्रावधान है। तो इस तरीके से जो हमारा संविधान है वो बहुत ही विस्तृत हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी विविधताएं भी पाई जाती हैं उनके लिए। क्योंकि हमारा जो संविधान है वो सभी व्यक्तियों के लिए बराबर होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे सबके लिए यहाँ पे प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं। अगला जो यहाँ पे विशेषता है वह यह है कि जो हमारा संविधान है वो विभिन्न स्रोतों से यहाँ पे लिया गया है। सबसे मुख्य जो स्रोत है वो है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 का। लगभग 70 से 80% जो हमारा प्रावधान है जो अभी वर्तमान में हमारा संविधान है वो यहीं से लिया गया है। इसलिए जो है मुख्य रूप से यह हमारा इसका कारण बनेगा जो इसका स्रोत है। अगले जो स्रोत हैं वो इस प्रकार हैं कि अमेरिका है, आयरलैंड है, रूस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन। अब यहाँ से क्या क्या यहाँ से हमने प्रावधान लिए हैं, यानी कौन कौन से यहाँ पे
स्रोत लिए गए हैं वो आगे चलकर हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे, आने वाली वीडियोस में। अभी सिर्फ आपको इसकी विशेषताएं बता रहे हैं, इसलिए वीडियो लंबी ना हो, इसलिए आपको शॉर्ट शॉर्ट में यहाँ पे बताया जा रहा है। और इसको डीपली हम आगे स्टडी करने वाले हैं जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो यहाँ पे विशेषता वो यह है कि नम्यता और अनम्यता के बीच समन्वय, अर्थात जो हमारा संविधान है वो न तो कठोर है न ही लचीला है। देखा जाए तो इसमें नरमता भी है और कुछ जगह यहाँ पे कठोरता भी है। इसलिए यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे अनुच्छेद 68 के तहत यहाँ पे 2 प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। जैसे कुछ उपबंधों में यहाँ पे जो संसद होती है उसका विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। जैसे जो दोनों सदन होते हैं वहाँ पर उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले जो सदस्य होते हैं उनका 2/3 बहुमत यहाँ पे चाहिए होता है। और साथ साथ ही इस यहाँ पे जो प्रत्येक सदन है वहाँ से कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, यानी 50% से अलग अलग होना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर हम अलग से देखें तो दोनों सदनों का तो 2/3 हिस्सा होना चाहिए बहुमत, और अलग अलग सदन का जो हमारे दोनों सदन है वहाँ से अलग अलग यहाँ पे 50% से अधिक यहाँ पे बहुमत प्राप्त होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो दूसरा यहाँ पे प्रावधान है, यहाँ पे देखें तो संसद का जो विशेष बहुमत है और ये तो होना ही चाहिए, और साथ साथ में जो कुल राज्य हैं उनका आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन में ही यहाँ पे संशोधन किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 368 के यहाँ पे प्रावधान है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो 368 अनुच्छेद है ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनता है। क्योंकि जो हमारे संविधान में संशोधन होते हैं किस किस प्रकार होते हैं और कब कब हुए हैं वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनते हैं। आगे देखते हैं इसमें। इसके अलावा जो संविधान है वहाँ पे कुछ अन्य प्रावधान है, जैसे कि जो आम विधायी प्रक्रिया के द्वारा भी यहाँ पे जो संसद है ये सामान्य बहुमत के द्वारा यहाँ पे संशोधन कर सकती है। उल्लेखनीय है कि संविधान में जो संशोधन है ये 368 के अंतर्गत नहीं आता। जो सामान्य बहुमत के द्वारा जो यहाँ पे संविधान संशोधन किया जाता है वो 368 के तहत नहीं आता। 368 के तहत सिर्फ जो है विशेष बहुमत के आधार पर जो यहाँ पे संशोधन किया जाता है वही इसके अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं। चौथा इसका जो विशेषता है वह यह है कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, यानी कि जो हमारा संविधान है वो संघीय व्यवस्था यहाँ पे है और एकात्मकता भी है, लेकिन एकात्मकता की ओर यहाँ पे झुकाव है। भारत का जो संविधान है वो संघीय सरकार की स्थापना करता है, यानी जो संघीय व्यवस्था हमारी कनाडा से ली गई है। और इसके जो यहाँ पे गुण हैं संघीय सरकार के, उसके गुण हैं, दो यहाँ पे सरकारें होती है, यानी कि एक केंद्र स्तर पे और एक राज्य स्तर पे, और शक्तियों का बंटवारा होता है इन दोनों के बीच। लिखित संविधान होता है। संविधान की सर्वोच्चता होती है यहाँ पे। संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता, ये जो गुण हैं ये संघीय सरकार के गुण हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में अगर अब इस प्रकार का जो पैटर्न है यहाँ पे पूछ सकता है कि इसमें से कौन से जो गुण हैं वो संघीय सरकार के गुण है या नहीं है, इस तरीके से यहाँ पे पूछ सकता है। तो हर तरीके से आपने तैयारी करनी है यहाँ पे। ऐसा ही नहीं कि आपने वन लाइनर लड़ दिए, इस तरीके से नहीं है। आपने पूरा यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है पूर्ण रूप से। जैसे अगर कथनों के रूप में भी आता है तो यहाँ पे आपका क्लियर होना चाहिए। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में जो एकात्मकता भी है, यानी गैर संघीय लक्षण है वो भी विद्यमान है। वह इस प्रकार है। एक सशक्त केंद्र होता है और एक संविधान होता है। एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं और आपातकालीन प्रावधान। ये जो जितने भी प्रावधान हैं ये एकात्मकता की ओर यहाँ पे इशारे करते हैं, क्योंकि जो सभी जो प्रावधान है वो केंद्र पे यहाँ पे डिपेंड करते हैं। और सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ के लिए, जैसे एकल नागरिकता यहाँ पर सिर्फ एक ही होगी। जैसे अमेरिका में देखी जाए तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता पाई जाती है, एक केंद्र की होती है, एक राज्य की यहाँ पे पाई जाती है। और इस प्रकार जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं ये सिर्फ यहाँ पे केंद्र द्वारा यहाँ पे बनाई जा सकती हैं। और इसके अतिरिक्त जो आपातकालीन प्रावधान जब होते हैं तो वहाँ पे केंद्र यहाँ पे सशक्त हो जाता है। आगे देखते हैं। जो संविधान में कहीं भी यहाँ पे संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अनुच्छेद 1 में जो भारत है, भारत अर्थात इंडिया, वहाँ पे उसको राज्यों का संघ यहाँ पे कहा गया है। इसका अभिप्राय है कि जो कोई भी राज्य होगा उसको संघ से अलग होने का यहाँ पे अधिकार नहीं है। यहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछ सकता है कि जो अनुच्छेद 1 है उसके तहत जो राज्यों का संघ है उसका अभिप्राय क्या है।
यहाँ पे पूछ सकता है कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, और अदर भी ऑप्शन दे सकता है, तो आपने इस ऑप्शन को यहाँ पे टिक करना है। अगला जो विशेषता है वो देखते हैं। जो सरकार का संसदीय रूप है वो इस प्रकार है, और इसकी जो विशेषता है, बहुमत वाली जो दल होता है उसका यहाँ पे सत्ता होती है, और वास्तविक व नाम मात्र के यहाँ पे कार्यपालक जो होते हैं उसकी उपस्थिति होती है वास्तविक रूप से, और नाम मात्र रूप से जैसे राष्ट्रपति होते हैं, और वास्तविक जो होते हैं वो प्रधानमंत्री यहाँ पे प्रमुख होते हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का यहाँ पे नेतृत्व पाया जाता है। प्रधानमंत्री का केंद्र पे और मुख्यमंत्री का यहाँ पे राज्य पे। भारतीय संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के आधार पे है, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच कुछ मूल अंतर हैं। जैसे देखा जाए तो भारत का जो प्रधान होता है वो निर्वाचित होता है, और जो ब्रिटेन में जो उत्तराधिकारी यहाँ पे व्यवस्था पाई जाती है। जो ब्रिटेन है वहाँ पे उत्तराधिकार पे के आधार पे यहाँ पे जो सत्ता है वो चलती है, यानी कि जो सर्वोच्च यहाँ पे अधिकारी होता है। और यहाँ पे जो प्रधान होता है, जैसे हमारा जो राष्ट्रपति होता है, यहाँ पे निर्वाचित किया जाता है। आगे देखते हैं। जो अगला यहाँ पे विशेषता है वो संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। हमारे यहाँ पे क्या है, जो संसद है उसकी संप्रभुता भी बनी रहती है, और न्यायिक सर्वोच्चता भी यहाँ पे बनी रहती है। अगर देखा जाए तो संसदीय संप्रभुता का जो नियम है वो ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि जो न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत है वो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। दोनों अलग अलग जगह से लिया गया है। संसदीय संप्रभुता ब्रिटिश संसद से, और न्यायपालिका की सर्वोच्चता ये अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से। भारत में एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी जो न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इसका मतलब ये है, जो हमारा संविधान जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसके द्वारा यहाँ पे जो संसद होती है उसके तहत बनाए गए जो कानून है, जो संसद द्वारा बनाए जाने वाले कानून हैं, उनको यहाँ पे जो है जो न्यायालय होता है वो यहाँ पे उनको रद्द कर सकता है अगर वो असंवैधानिक है। और इसके अतिरिक्त जो है, जो संसद होती है अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को यहाँ पे संशोधित कर सकती है। जो संसद है उसके पास यह शक्ति होती है कि वह किसी भी संविधान का कोई भाग होता है उसको संशोधित कर सकती है। सबसे जो मेन यहाँ पे संशोधन देखा जाता है वो प्रस्तावना पे आधारित जो संशोधन है उसको देखा जाता है। जो 1973 का केशवानंद भारती केस है वो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बनता है। आगे चलकर उसको हम देखने वाले हैं। यहाँ पे आगे देखते हैं। जो अगला इसका गुण है, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। जो हमारी न्यायपालिका है वो एकीकृत है, और साथ साथ में वो स्वतंत्र भी है। एकीकृत का अर्थ होता है कि जो हमारा केंद्र पे जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अगर यहाँ पे कोई कानून बना दिया जाता है तो वो सबसे नीचे जो न्यायालय होता है वहाँ तक ये लागू किया जाता है, यानी कि एक लाइन पे यहाँ पे होते हैं, और सबसे नीचे अधीनस्थ या फिर जो जिला सत्र होते हैं वहाँ पे तक ये लागू किए जाते हैं। और स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि जो न्यायपालिका होती है वो कार्यपालिका और विधायिका दोनों से अलग होती है। जिसका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 50 में दिया गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका का यहाँ पे पृथक्करण। इसके तहत यहाँ पे जो न्यायपालिका है वो अपने अलग से यहाँ पे कानून जो होते हैं उन पे जो है समीक्षा उनकी कर सकती है। अगला देखते हैं। जो 8वां यहाँ पे विशेषता है, मौलिक अधिकार। भारत का जो संविधान है सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो अनुच्छेद है वो मौलिक अधिकार के हैं। यहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो स्वतंत्र समानता की का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, और संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये जितने भी यहाँ पे अनुच्छेद हैं, 6 माफ़ कीजिएगा, जो 6 यहाँ पे मौलिक अधिकार हैं हमारे, वो हमारे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक यहाँ पे दिए गए हैं। जो हमारा भाग 3 आता है उसके अंतर्गत इतने अनुच्छेद यहाँ पे दिए गए हैं जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। मूल रूप से यहाँ पे 7 यहाँ पे मूल अधिकार थे, जो कि 7वां संपत्ति का अधिकार था, उसको अब यहाँ से हटा दिया गया है और उसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया है अनुच्छेद 300A के तहत। अब वर्तमान में सिर्फ 6 यहाँ पे अनुच्छेद, माफ़ कीजिएगा, जो मूल अधिकार हैं वो शेष रह गए हैं। आगे चलकर हम इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है और अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी आपको इसको करना है। आगे देखते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय है इसके द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें सबसे पहले जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है अधिकार परीक्षा, और 5वां है
उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। इनके बारे में भी हम आगे चलकर विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं कि किस किस जो रिट हैं, किस किस के द्वारा क्या क्या प्रावधान यहाँ पे किए जाते हैं। अगला जो गुण है यानी विशेषता है वह है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। जो भारत है वहाँ पे भाग 4 में संविधान के यहाँ पे दिए गए नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य के कुछ कर्तव्य यहाँ पे बनते हैं, ये यहाँ पे दिए गए हैं। इसका जो उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से किस भाग द्वारा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य है, तो यहाँ पे आपने लगाना है भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हालांकि इनको जो है मौलिक अधिकारों की तरह यहाँ पे कानूनी रूप से लागू नहीं किया गया, यानी कि जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, तत्व होते हैं, इनको हम लागू कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अभी वर्तमान में जो है सबसे यहाँ पे हॉट टॉपिक जो बना हुआ है वो अनुच्छेद 44 के तहत यहाँ पे जो यूसीसी है, समान सिविल संहिता, ये लागू करने की यहाँ बात यहाँ पे चल रही है। क्योंकि अब वर्तमान में ये नीति निर्देशक तत्व है, इसलिए अभी सभी जगह एक रूप से लागू नहीं है, इसलिए इसके जो है लागू करने की बात चल रही है। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि सबसे पहले जो यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य है वो गोवा राज्य है। सबसे पहले यहाँ पे समान सिविल संहिता यहाँ पे लागू की गई थी। तो आगे बात करते हैं। अगला जो यहाँ पे मुख्य विशेषता है वो मौलिक कर्तव्य है। भाग 4 ए में अनुच्छेद 51 ए में यहाँ पे पाया जाता है, और इसमें जो है टोटल मिला के देखा जाए तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी यहाँ पे बनाई गई थी, इसके तहत यहाँ पे जो है 10 मौलिक जो कर्तव्य हैं वो जोड़े गए थे। और जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 2002 का जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत यहाँ पे जोड़ा गया था। जो ये वाला पार्ट है हमारा मौलिक कर्तव्य, ये इम्पोर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसलिए आपने प्रत्येक पॉइंट को यहाँ पे अलग से नोट करना है और यहाँ पे एक एक पॉइंट आपने ये नोट डाउन करना है। इसमें जो सबसे मेन यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है, और या फिर ये पूछ सकता है कि जो मौलिक कर्तव्य है उससे संबंधित कौन सा यहाँ पे संविधान संशोधन है। और सबसे इम्पोर्टेंट इनमें ये बनेगा कि जो 86वां संविधान संशोधन था 2002 का, इसके तहत जो है एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, उसका संबंध किससे है। जो मौलिक कर्तव्य है हमारा शिक्षा से संबंधित है, यानी शिक्षा जो मौलिक कर्तव्य है ये 2002 के तहत यहाँ पे जोड़ा गया था। जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये भी जो है कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य है उनकी तरह कानूनी रूप से लागू नहीं किया गया है। ये भी हमारे जो कर्तव्य हैं वो मौलिक अधिकार की तरह नहीं किए गए हैं। आगे देखते हैं। अगला है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जो भारतीय संविधान है उसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति जो कि कम से कम 18 वर्ष का है उसको धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता और संपदा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना उसको मतदान का अधिकार है। यानी कि 18 वर्ष से जो भी अधिक उम्र का जो व्यक्ति है उसको यहाँ पे जो है मत डालने का अधिकार है, यानी वोट डालने का अधिकार है। और जो ये उम्र की गई थी 18 वर्ष, 21 से घटाकर 18 वर्ष, ये संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। 61वां संविधान संशोधन था 1989 का। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो है मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष से किया गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। यहाँ से ये क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। इसके अतिरिक्त एकल नागरिकता। जो भारत है वहाँ पे सिर्फ एकल नागरिकता ही यहाँ पे दी गई है। अगर हम देखें जो अमेरिका में, तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता एक केंद्र की होती है और एक राज्य की होती है, लेकिन हमारा जो भारत देश है वहाँ पे सिर्फ एक एकल नागरिकता यहाँ पे दी गई है। ये भी एक इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे देखते हैं। जो अगला इसकी विशेषता है वो स्वतंत्र यहाँ पे कुछ निकाय बनाए जाते हैं जो इस प्रकार है। निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखाकार, स्वतंत्र जो संघ लोक सेवा आयोग है और राज्य लोक सेवा आयोग। यानी कि ये इसका संबंध किसी भी प्रशासन शासन से नहीं होता है, ये अपने में स्वतंत्र होते हैं, ये इनके खुद के नियम होते हैं और खुद के कानून होते हैं। तो आप लोग को यहाँ पर जैसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी होता है और इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं, आप अगर एग्ज़ाम देंगे तो इनके द्वारा ही आप यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे नोट करना है। आगे चलकर इनके बारे में संपूर्ण विस्तृत रूप से हमने देखना है। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है, क्या क्या इसके प्रावधान है, संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में है, क्या क्या प्रावधान है। इसी तरह लोक सेवा आयोग के बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। आगे देखते हैं। अगला जो यहाँ पे विशेषता है वो आपातकालीन प्रावधान है। जैसे हम देखते हैं कि जब किसी देश में आपातकाल लग जाता है तो वहाँ पे क्या क्या
यहाँ पे प्रावधान होते हैं। यहाँ पे किसी राज्य में कोई राष्ट्रपति शासन लगता है तो यहाँ पे राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात है। राष्ट्रपति जो आपात है ये हमारा 352 के तहत, और राष्ट्रपति शासन 356 के तहत, और वित्तीय आपात जो है 360 के तहत। ये अनुच्छेद है, आपने ये नोट करना है, और इनके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे विस्तृत रूप से जब भी इनका टॉपिक आएगा। और अभी तक देखा जाए तो वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। इसके अतिरिक्त जो राष्ट्रपति शासन है ये बहुत बार लग चुका है, और जो राष्ट्रीय आपात है वो अभी तक 3 बार लग चुका है यहाँ पे। आगे देखते हैं। और जो अगला विशेषता है इसकी वो त्रिस्तरीय सरकार है यहाँ पे। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे पंचायतों का यहाँ पे निर्माण किया गया है, जो भाग 9 है उसके तहत अनुसूची 11 है, और 73वां संविधान संशोधन 1992 का है। तो इसके तहत जो है पंचायतों का यहाँ पे निर्माण किया गया था, और नगर पालिकाओं का भी यहाँ पे निर्माण किया गया था। भाग 9A में है ये। अनुसूची जो है वो 12वीं है इसमें, और 74वां संविधान संशोधन। एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वहाँ से अगर सबसे इम्पोर्टेंट अगर पूछा जाए जो कोई पार्ट है कि संविधान, जो हमारा संविधान है, पॉलिटी है, वहाँ से अगर क्वेश्चन बनने की संभावना कहाँ से रहेगी, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होगा ये पंचायती राज होगा। पंचायती राज से हमेशा क्वेश्चन बनने की यहाँ से संभावना रहती है, और कहीं ना कहीं यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जो अंक होता है यहाँ से आपको एक अंक दिलाने की यहाँ से एक कोशिश कर सकता है। तो आपको ये वाला जो पार्ट है पूरी अच्छे से पढ़ना है, आगे चलकर इसको विस्तृत रूप से हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तब तक जो अगला है यहाँ पे विशेषता वो सहकारी समिति है। जो सरकारी समितियाँ हैं ये 97वां संविधान संशोधन था 2011 का, इसके तहत यहाँ पे गठित की गई थी। और बात करें जो सहकारी समिति है इसको गठित करने का ये हमारा मौलिक अधिकार इसको बना दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन अगर पूछ सकता है कि सहकारी समिति गठित करने का जो अधिकार है ये कौन सा अधिकार है, तो ये हमारा मौलिक अधिकार है। अगला है इसमें पॉइंट जो राज्य के निर्देशक तत्व हैं उसके तहत जो अनुच्छेद 43 का बी है उसके तहत यहाँ पे सरकारी समितियों को यहाँ पे प्रोत्साहित किया जाता है। और जो ये है हमारे भाग जो टोटल 22 है उसमें से भाग 9B में है, और अनुच्छेद जो है 243 ZS से लेकर 243 ZT तक ये इसका प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। जितनी भी विशेषताएं हैं इसकी हमने पॉइंट टू पॉइंट इसको यहाँ पे आपको बताया है, तो आई होप आपने ये नोट कर लिए होंगे जितनी भी विशेषताएं, क्योंकि इस विशेषताएं पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर जैसे हम किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका जो पृष्ठभूमि होती है वो हमारे जाननी ज़रूरी होती है, इसलिए ये जानना हमारा ज़रूरी है। तो आगे आने वाले जितने भी इसमें पॉइंट हैं वो हम आपके लिए विस्तृत रूप से यहाँ पे टॉपिक लाने वाले हैं। तब तक के लिए आप इनको एक बार नोट कर लीजिएगा क्या क्या इसमें प्रावधान है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।